हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्क्स क्लासेस में। आज हम लोग क्लास 10वीं का जो चैप्टर फर्स्ट था यूरोप में राष्ट्रवाद, उसका जितना भी विविया ऑब्जेक्टिव है उस सभी ऑब्जेक्टिव को एक ही वीडियो में कवर करेंगे, जिसके थ्रू हम इस चैप्टर का रिवीजन कर पाए। तो हम टोटल कुल 55 ऑब्जेक्टिव इसमें डिस्कस करेंगे और सीधा सीधा आंसर है, ऑप्शन वगैरह नहीं है, तो ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। तो सीधा स्टार्ट करते हैं आज का ये क्लास। उससे पहले कुछ जानकारी है आपके लिए कि आपका जो टीचर्स टीम होंगे वो कुछ इस प्रकार से होंगे। यूट्यूब पे जो आपका फ्री क्लास करवाए जा रहे हैं, इसमें जो विज्ञान है, साइंस है, ये नीतीश कुमार के द्वारा करवाए जाएंगे। उसके बाद संस्कृत मुकेश कुमार, हिंदी रंजित कुमार, हालांकि आप लोग पहचानते ही होंगे अगर वीडियो पे रेगुलर है तो। गणित शंकर कुमार, सामाजिक विज्ञान मैं पढ़ा रहूंगा और इंग्लिश के टीचर्स अभी नहीं उपलब्ध है, तो उसको हायरिंग किया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो है इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत है। जैसे कि आपको पता होगा कि विश्व में टोटल 7 महादेश है, तो इटली और जर्मनी जो देश है, जिस चैप्टर में ये जो पहला चैप्टर है इसमें हम देश में इसके बारे में पढ़े हैं। तो ये जो इटली और जर्मनी है ये वर्तमान में यूरोप में आते हैं। हालांकि शुरू से ही वर्तमान में क्या सब दिन से ही यूरोप में ही है। तो इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, तो ये आते हैं यूरोप के तहत। इटली और जर्मनी यूरोप महादेश के तहत आते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना सम्मेलन के बाद हुआ था। आप लोग को पता होगा 1815 में हुआ था वियना सम्मेलन। इस वियना सम्मेलन में बुरो वंश फिर से आ गया था। तो ये जो बुरो वंश है ये वियना सम्मेलन के बाद इसका पुनः क्या हुई, पुनर्स्थापना हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक मिनट। चलिए नेक्स्ट है हमारा, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। मेजनी जो था ये कौन से संगठन से था, कार्बोनरी संगठन से था। कार्बोनरी दल का जो स्थापना हुआ था उसमें मेजनी भी उसका क्या था, सदस्य था। तो मेजनी का संबंध किस दल से हो जाता है, कार्बोनरी दल से हो जाता है। तो सिंपल देखेंगे, ज्यादा डिटेल्स में जाना नहीं आज। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश था, यानी कि कौन सा ऐसा देश था जो इटली एवं जर्मनी का एकीकरण नहीं चाहता था। तो वो देश था ऑस्ट्रिया, और उस समय पर ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था उसका नाम था मेटरनिक। ये मेटरनिक जो था ये इटली और जर्मनी का एकीकरण नहीं चाहता था, यानी कि ऑस्ट्रिया इटली और जर्मनी का एकीकरण नहीं चाहता था। चलिए नेक्स्ट, हाँ, काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। तो प्रधानमंत्री बनाया था काउंट काबूर को कौन, विक्टर एमेनुअल। विक्टर एमेनुअल के द्वारा काउंट काबूर को क्या बनाया गया, प्रधानमंत्री बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट है 6 नंबर, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। तो जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे गैरिबाल्डी के बारे में, इसने इटली के एकीकरण में बहुत ही अहम भूमिका निभाया था और बाद में सारी चीजों को छोड़ करके चला गया था। तो वो जो गैरिबाल्डी था, कौन था गैरिबाल्डी, पेशे से उसका काम क्या था, तो वो पेशे से एक नाविक था जो बाद में किसान के जीवन के भांति किसानी जीवन जीने लगा, यानी कि सब चीज छोड़ करके और किसानी जीवन जीना प्रारंभ कर दिया। चलिए नेक्स्ट है हमारा, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया। तो जैसा आप लोग को पता होगा, तो जर्मनी के कुछ क्षेत्र को जीतने के बाद नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था। नेपोलियन बोनापार्ट की हम बात करें, नेपोलियन बोनापार्ट, इस नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में आप लोग क्लास 9वीं से ही पढ़ रहे होंगे। जिसने क्या करवाया था, जिसने पूरे इटली का एकीकरण करवाने में या फिर यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने में इसका बहुत ज्यादा योगदान था। यानी कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण कौन करवाया, ये नेपोलियन बोनापार्ट करवाया। चलिए नेक्स्ट, जालवेरिन एक संस्था थी, किसकी संस्था थी, व्यापारियों की संस्था थी। व्यापारियों ने मिल करके जालवेरिन नामक संस्था बनाया था। चलिए नेक्स्ट हमारा 9 नंबर, हाँ 9 नंबर है, रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया, यानी कि कौन ऐसा व्यक्ति था जो रक्त एवं लोह की नीति को अपनाया था। उसका नाम था बिस्मार्क। कौन था, बिस्मार्क। बिस्मार्क वो व्यक्ति था जिसने रक्त एवं लोह की नीति को अपनाया था। चलिए नेक्स्ट हमारा, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुई थी, जिसके तहत इटली क्या हो गया, जिसके तहत इटली का एकीकरण संपन्न हुआ। नेक्स्ट हमारा, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। मतलब पूरा यूरोप का जो जननी है
साहित्य, विज्ञान, कला, इस सब में किस देश को माना जाता है? यूनान को माना जाता है। किसे? यूनान को। चलिए ये सब चैप्टर की बातें हैं जिसको हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद है 1829 में 29 की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो किस देश के साथ हुई? यूनान के साथ। यूनान जो यूरोप का क्या था? पालन करता था। उसके साथ 1829 में कौन सी संधि की गई? एड्रियानोपुल की संधि की गई। यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? यानी कि कौन ऐसा देश है जो यूरोपीय सभ्यता को टोटली रूप से विकसित किया, उसे जन्म दिया? तो वो देश है यूनान। तो वह देश जिसे यूरोपीय सभ्यता का क्या कहा जाता है? पालन करता है या फिर पालन कहा जाता है, उसे उस देश का क्या नाम है? यूनान। प्रथम जेनेवा सम्मेलन कब हुआ? वो हुआ था 1854 ईस्वी में। प्रथम जेनेवा सम्मेलन कब हुआ? 1854 ईस्वी में। अच्छा, जेनेवा सम्मेलन के बारे में अगला चैप्टर में भी हम लोग पढ़ेंगे। इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? तो फ्रैंकफर्ट की संधि के तहत 1871 में। अभी हम पढ़े थे फ्रैंकफर्ट की संधि। ये फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 के तहत इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ। चलिए अगला है, लुई फिलिप किस देश का शासक था? लुई फिलिप किस देश का था? फ्रांस का। देखिए लुई वाला जो भी आएगा तो वो शासक कहाँ का होगा? फ्रांस का होगा। कहाँ का होगा? फ्रांस का। तो लुई फिलिप भी कहाँ का था? फ्रांस का ही था। चलिए नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है, मेटरनिक कहाँ का चांसलर था? मेटरनिक कहाँ का चांसलर था? तो मेटरनिक अभी हम बताए थे ऑस्ट्रिया का चांसलर था, जो इटली और जर्मनी का एकीकरण नहीं होने दे रहा था। तो मेटरनिक कहाँ का चांसलर था? ऑस्ट्रिया का वो चांसलर था। अच्छा, ये क्वेश्चन हो चुका है शायद। रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया या फिर कौन अपनाया था? उस व्यक्ति का नाम था बिस्मार्क। तो रक्त एवं लोह की नीति से सीधा याद रखेंगे आप लोग बिस्मार्क। ये होता क्या है? कहने का मतलब शांति से काम नहीं करना, यानी कि एक तरीके से किसी भी तरीके से उसका एकीकरण करना, रक्त एवं लोह की नीति। चलिए इसके बाद है, बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन आता था? यानी कि बोहेमिया पर किसका कंट्रोल था? ऑस्ट्रिया का। ज्यादातर देशों में किसका कंट्रोल था? ऑस्ट्रिया का ही कंट्रोल था। ऑस्ट्रिया याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया नहीं। ऑस्ट्रिया की राजधानी हम बता दे रहे हैं। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ थी? वियना, जहां पे एक सम्मेलन हुआ था, वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी में। उस सम्मेलन में राजतंत्र को फिर से क्या किया गया? स्थापित करने की कोशिश की गई थी। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट, 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना? तो कहाँ का सम्राट बना था वो? जर्मनी का। लुई सुलामा को फांसी कब दी गई? ये लुई सुलामा जो था, इसको फांसी मिला था 1793 में। कब मिला था? 1793 में। इसमें ऐड कर लेंगे 21 जनवरी 1793 को लुई सुलामा को क्या दे दी गई? फांसी दे दी गई। ये जो लुई सुलामा था, ये फ्रांस का शासक हुआ करता था और इसने बहुत सारी निरंकुश नीतियां अपनाई थी, जिसके कारण एक संस्था बनाई गई, जेकोबिन संस्था, जेकोबिन क्लब। आप लोग अगर 9th अच्छे से पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा जेकोबिन क्लब क्या है। जेकोबिन क्लब, इसका जो प्रमुख मेंबर था यानी कि प्रमुख सदस्य था, उसका नाम था मैक्समिलियन रॉब्सपियर। इस मैक्समिलियन रॉब्सपियर के द्वारा बहुत सारे लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। लगभग 14 महीनों में 17,000 लोगों को क्या कर दिया गया? फांसी पर चढ़वा दिया। इसलिए रॉब्सपियर के शासनकाल को आतंक का राज्य भी कहा जाता था। तो और इसी जेकोबियन क्लब ने लुई सुलामा को फांसी पर चढ़ाया और लुई सुलामा की बीवी का नाम था मेरी अंत्योनेट। क्या नाम था? लुई सुलामा की पत्नी का नाम था मेरी अंत्योनेट। इस मेरी अंत्योनेट को ही फांसी पर चढ़ा दिया गया और जो फांसी पे चढ़वा रहा था यानी कि जेकोबियन क्लब, उसका जो हेड था यानी कि प्रमुख नेता था, वो था मैक्समिलियन रॉब्सपियर। इस मैक्समिलियन रॉब्सपियर को भी लास्ट तक न्यायालय मौत की सजा सुना देती है। हाँ, और ये भी याद रखेंगे, ये जो फांसी पर चढ़ा था, ये जो मशीन होता था वहां पे फांसी पे चढ़ाने वाला, उसको बोला जाता था गिलोटीन। क्या बोला जाता था? गिलोटीन। चलिए नेक्स्ट है हमारा, ज्यादा डीप में चले जा रहे हैं बार बार। मेटरनिक युग का समय अवधि कब से कब तक रहा? यानी मेटरनिक कब से कब तक अपना शासन किया था? तो वो किया था 1815 से 1848 तक। आप लोग को याद होगा 1848 में जो क्रांति हुई थी, इसके बाद मेटरनिक शासन का क्या हो चुका था? मेटरनिक युग का अंत हो चुका था और वियना सम्मेलन से मेटरनिक युग क्या हो गया? प्रारंभ हो गया। तो मेटरनिक युग 1815 से लेकर के 1848 तक। 1815 में वियना सम्मेलन और 1848 फ्रांस की क्रांति थी।
चलिए नेक्स्ट हमारा, सर्डिनिया का राजा कौन था? सर्डिनिया का राजा कौन था? विक्टर इमेनुअल। विक्टर इमेनुअल के कहाँ का राजा? सर्डिनिया का राजा था। चलिए, इटली एवं इटली के एकीकरण में प्रमुख व्यक्ति का या फिर नायक का नाम लिखना है। तो इटली के एकीकरण में कौन कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी महत्वपूर्ण योगदान दिया? वो था मेजनी, काउंट काबूल और गेरिबाल्डी। ये सारे ऐसे व्यक्ति थे जो इटली के एकीकरण में बहुत ज्यादा योगदान दिए थे। तो काउंट काबूल, मेजनी, गेरिबाल्डी, ये सब वो व्यक्ति है जो इटली के एकीकरण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। चलिए नेक्स्ट है हमारा, किस क्रांति के बाद मेटरनिख का अंत हो चुका था? और हम बताया 1848 फ्रांसीसी क्रांति के बाद किसका अंत हो चुका था? मेटरनिख का अंत हो चुका था। ये मेटरनिख युग का प्रारंभ कब से होता है? 1815। एक युद्ध होती है वाटरलू का युद्ध। वाटरलू का युद्ध। इस वाटरलू के युद्ध के बाद एक सम्मेलन होता है जिसका नाम था वियना सम्मेलन। वियना सम्मेलन में नेपोलियन युग का क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। और इस नेपोलियन को भेज दिया जाता है कहाँ पे? सेंट हेलेना नामक द्वीप पे। और इस तरीके से सेंट हेलेना नामक द्वीप पे नेपोलियन की मृत्यु हो जाती है। और यहाँ से ये भी याद रखेंगे आप लोग, नेपोलियन बोनापार्ट वह व्यक्ति था जिसकी जन्म और मृत्यु दोनों कहाँ पे होती है? द्वीप पे होती है। जन्म और मृत्यु दोनों द्वीप पे होती है नेपोलियन बोनापार्ट की। अच्छा, जन्म का बात कर लेते हैं नेपोलियन बोनापार्ट का। तो नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म है कोर्सिका द्वीप पे हुआ था। कौन से द्वीप पे हुआ था? कोर्सिका द्वीप। और इसकी मृत्यु हुई थी सेंट हेलेना। सेंट हेलेना नामक द्वीप पे। इस वाटरलू के युद्ध के बाद यानी वियना सम्मेलन के बाद मेटरनिख ने नेपोलियन बोनापार्ट को इस द्वीप पे भेज दिया था। इस तरीके से क्या होती है? नेपोलियन बोनापार्ट युग के खत्म अंत हो जाता है और मेटरनिख युग प्रारंभ हो जाता है। चलिए नेक्स्ट हमारा, ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो याद रखेंगे बिस्मार्क। बिस्मार्क के द्वारा रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किया गया। नेक्स्ट है, किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ? तो विक्टर इमेनुअल वह शासक था जिसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ। जिसमें कौन कौन व्यक्ति थे अभी हम पढ़े हैं? गैरीबाल्डी, मेजिनी और काउंट काबूल। ये सारे ऐसे व्यक्ति थे जिसके मदद से, और ये शासक था विक्टर इमेनुअल, इसके मदद से पूरे इटली का एकीकरण संपन्न हो पाया। हाँ, नेक्स्ट है, हेगेल किस देश का दार्शनिक था? हेगेल जो था वो दार्शनिक था कहाँ का? जर्मनी का। हेगेल कहाँ का दार्शनिक था? जर्मनी का। जर्मन राष्ट्र राज्य का निर्माण कौन करवाया था? नेपोलियन बोनापार्ट। इसके बाद हम देख चुके हैं पहले। वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य हम अभी बताए थे कि वियना कांग्रेस जो हुआ था, वियना सम्मेलन मतलब वियना कांग्रेस, वियना सम्मेलन मतलब वियना कांग्रेस सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन हम पढ़ रहे हैं? वियना। वियना सम्मेलन बोलिए या फिर वियना कांग्रेस बोलिए, बात बराबर है। ये जो सम्मेलन है 1815 में हुआ था। इसका जो हेड था वो था मेटरनिख। इस मेटरनिख का जो उद्देश्य था यानी मकसद था, यह था राजतंत्र को फिर से क्या करना? पुनर्स्थापित करना, यानी कि फिर से लाना, राजतंत्र को फिर से लाना। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? 1789 में। कब हुई? 1789 में। फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप किसको हटाया गया? वो जो राजा था वहां का लुई 16वां। अच्छा, आप लोग के लिए टैक्स है कि लुई 16वां से पहले राजा वहां का कौन था, और लुई 16वां के बाद वहां का राजा या फिर शासक कौन बना? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? अभी हम लोग देखे हैं किस संगठन से था? कार्बोनरी संगठन से था। चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? जर्मनी में। जेना विश्वविद्यालय कहाँ है? जर्मनी में, जहां से कौन है? हेगेल दार्शनिक जो है वो बिलोंग करता है। और हेना विश्वविद्यालय भी कहाँ पे है? जर्मनी में। कोसुत का संबंध किस देश से है? ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये पिछले ईयर आया था 2025 या फिर 24 में। कोसुत का संबंध किस देश से है? हंगरी से है। कहां से है? हंगरी से। 1871 में हुई संधि, संधि का क्या नाम था? 1871 में अभी हम देखे थे फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। चलिए नेक्स्ट, 1830 के क्रांति के बाद फ्रांस किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो कौन सा शासन? संवैधानिक राजतंत्र। जैसा कि संवैधानिक राजतंत्र से स्पष्ट होता होगा, इसमें क्या होगा? राजा होगा, लेकिन वो जो राजा है वो संविधान के हिसाब से यानी कि संविधान के अनुसार से वहां पे अपना शासन करेगा, तो उसी को बोलेंगे संवैधानिक राजतंत्र। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था इसमें सबसे ज्यादा योगदान था एक व्यक्ति का, इसका नाम था बिस्मार्क। इसने रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किया था। फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई? 1871 में। नेक्स्ट, अभी तो इसी संधि के तहत यानी फ्रैंकफर्ट के संधि के तहत इटली का क्या हुआ था? एकीकरण संपन्न हुआ था। इटली के एकीकरण में
इटली के एकीकरण में निम्नलिखित में से किसका संबंध नहीं है? तो बिस्मार्क था, वो कहां से था? जर्मनी से था। बिस्मार्क जर्मनी से था, इटली से नहीं था। और इटली से कौन कौन था? मेटरनिख, गेरिबाल्डी, काउंट काबूल, विक्टर एमेनुअल, ये सारे थे इटली से, और बिस्मार्क था जर्मनी से। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश था? तो कौन सा देश था? ऑस्ट्रिया था। चलिए नेक्स्ट है हमारा, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? यानी कि जर्मनी का एकीकरण करने में सबसे बड़ा योगदान था बिस्मार्क का, जिसने रक्त एवं लोक की नीति का अवलंबन किया था। फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ? 1871 में। सेम क्वेश्चन है, बस इसका लैंग्वेज चेंज है। कभी पूछेगा फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई, हस्ताक्षर कब हुआ, इसके तहत क्या हुआ था, ये सारी चीजें। काउंट काबूल को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री, यानी प्रधानमंत्री बनाया था काउंट काबूल को विक्टर एमेनुअल ने। रक्त एवं लोक की नीति का अवलंबन किसने किया? बिस्मार्क ने। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। अगर आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि ये क्यों है, यानी कि क्यों तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है? यंग यूरोप का स्थापना कौन किया था? मेजनी किया था। यंग यूरोप का स्थापना मेजनी के द्वारा किया गया था। टीपू सुल्तान शासक थे, यानी कि कहाँ के शासक थे? वो शासक था मैसूर का शासक था। ये टीपू सुल्तान जो है, इसके पिताजी का नाम था हैदर अली। हैदर अली। अगर आप लोग क्लास 8 का जो एनसीईआरटी बुक है या फिर एससीईआरटी जो बुक है, इसके बारे में पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। आंग्ल मैसूर युद्ध, इस 4 आंग्ल मैसूर युद्ध में से लास्ट वाला जो है 1799 वाला, इसमें टीपू सुल्तान की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। शेर ए मैसूर कहा जाता है किसे? टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर, क्योंकि ये एक बार गए थे शिकार पे, यानी कि पार्क में शायद खेलने के लिए, और ये इनके पास कोई हथियार वगैरह नहीं था, और इस पे एक शेर ने आक्रमण कर दिया था। इनके दोस्त भी एक साथ में था, और वो जो था टीपू सुल्तान, वो अपने हाथ से शेर का वध कर दिया था। इसके बाद से उन्हें शेर ए मैसूर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, तो टीपू सुल्तान कहाँ से था? मैसूर से था। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? 1799 में। कौन से युद्ध में? चौथा यानी कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हो पाया? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हो पाया? एक युद्ध हुआ था सेडोन का युद्ध। कौन सा युद्ध? सेडोन का युद्ध। चलिए, गेरिबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। गेरिबाल्डी पेशे से नाविक था। जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया? नेपोलियन बोनापार्ट ने। नेपोलियन बोनापार्ट ने किसका निर्माण किया था? जर्मन राज्य का। नेक्स्ट, 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ पे हुआ था? सेडोन में। कहाँ पे? सेडोन पे, जिसे हम बोलते हैं सेडोन का युद्ध। क्या बोलते हैं? सेडोन का युद्ध। इस युद्ध के तहत अभी हम देखे हैं क्वेश्चन, इस युद्ध के तहत क्या हुआ था? जर्मनी का एकीकरण, यानी कि जर्मनी पूरी तरीके से क्या हो चुका था? एकीकृत हो चुका था। किस युद्ध के बाद? सेडोन का युद्ध। सेडोन का युद्ध कब हुआ? 1870 में। कब हुआ? 70 में। चलिए, एक सेडोबा का भी युद्ध है। चलिए, किसने इटली के एकीकरण में योगदान दिया था? यानी कि इटली के एकीकरण में कौन था? मेजनी, गेरिबाल्डी और कांटो। वियना सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? 1815 में। जालवेरिन नामक संस्था जो बनाया गया था, किससे संबंधित था? वो व्यापारियों से। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, मेटरनिख किस विचारधारा का समर्थक था? यानी मेटरनिख जो था ये कैसा था? प्रतिक्रियावादी या फिर रूढ़िवादी? प्रतिक्रियावादी और रूढ़िवादी क्या होता है ये समझ लेते हैं एक बार। प्रतिक्रियावादी विचार वे लोग होते हैं जो परिवर्तन नहीं चाहते, यानी कि वैसे लोग जो राजतंत्र को सपोर्ट करते थे, यानी कि कोई भी बदलाव नहीं चाहते थे, पुरानी व्यवस्था को चाहने वाले लोग को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रतिक्रियावादी कहते हैं। तो ये जो था मेटरनिख, ये कौन सा व्यक्ति था? प्रतिक्रियावादी, और इसी को बोल देंगे हम लोग रूढ़िवादी। इस तरीके से जो हमारा पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, इसका जो पूरा ऑब्जेक्टिव है ये समाप्त होता है। और हम लोग अगले क्लास में प्रीवियस ईयर का ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, इस तरीके से अगले चैप्टर का, इस तरीके से अगले सब्जेक्ट का भी सारे चैप्टर का डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग को अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा। अगर कोई सुधार की जरूरत लगेगी तो वो भी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए, इतना ही तक रखते हैं। आज का जो हमारा क्लास था वो था यूरोप में राष्ट्रवाद, उसका जो विभिन्न ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सारे ऑब्जेक्टिव। चलिए, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।